गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 में अपने प्रश्नावली 13.1 देखी थी। उसमें आप अपने घन और घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपनी जानकारी हासिल करी थी। इसमें एक देखने वाली बात ये थी कि आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिफरेंस होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर केवल 4 फलकों का, घनाभ के केवल 4 फलकों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था। और 4 फलकों का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर किसी कमरे की चारों दीवारें ले सकते हैं या घनाभ के केवल चारों फलक ले सकते हैं। बाकी ऊपर का फलक और नीचे का फलक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंटिंग नहीं होता। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। और एक बात, घन का भी अगर वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछता है तो घन का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको चारों पृष्ठ ही काम में लेने होंगे। आपको ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज इन घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद प्रश्नावली 13.2 में अपन बात करेंगे आज बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो ये पहली बात अपने को ये देखना है कि बेलन होता कैसा है, किस प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या सिरे होते हैं और किस प्रकार से इनकी ऊंचाई को अपन मापते हैं। आओ मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर एक बोतल पड़ी है। इस बोतल के अंदर ये जो बोतल है, जरा आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बेलनाकार बोतल है। आप इसके ऊपर के हिस्से को, जो लोहे का हिस्सा रखा हुआ है, इसको आप छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ दें। केवल में ग्रीन कलर की ये जो आपको थोड़ा आसमानी कलर का जो आपको दे रखा है उसको देखना है अपने को। अब जरा आप देख रहे हैं कि बेलन जो होता है वो एक प्रकार से लंबवर्तीय आकृति होती है। उसके अंदर आधार के अंदर एक वृत्त और इसके ऊपर वाले हिस्से पर एक वृत्त होता है, वर्ताकार हिस्सा होता है। अब ये जो वर्ताकार हिस्सा होता है दोनों ओर के, वो इसके आधार कहलाते हैं। बेलन के क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं। और इन्हीं आधार पर बेलन टिका रहता है। यह ठोस आकृति है। अपन ने पिछली जो प्रश्नावली थी 12 में उसमें समतल आकृति थी, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस प्रकार की जो आकृतियां ये समतल आकृतियां। आपने ज्यामिति पढ़ी है कक्षा 8 के अंदर, कक्षा 7 के अंदर। तो ज्यामिति में क्या देखा था अपन ने कि समतल आकृतियां और ठोस आकृतियां कैसी होती है। समतल आकृति और ठोस आकृति ज्यामिति पढ़ाई इसलिए जाती है कि कम से कम विद्यार्थी को इस बात का पता चले कि ठोस आकृति कैसी होती है और समतल आकृति कैसी होती है। अब जैसे बोतल है, ये बेलन है। अब ये बेलन ठोस आकृति होती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो समतल आकृतियां होती है इनका केवल क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, आयतन ज्ञात नहीं होता कभी। मैंने आज दिन तक नहीं सुना त्रिभुज का आयतन ज्ञात करो, मैंने आज दिन तक नहीं सुना चतुर्भुज का आयतन ज्ञात करो। इसका दायरा बताया जा सकता है, क्षेत्रफल बताया जा सकता है। लेकिन ये जो आपके जो द्रवीय पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है, इसके अंदर कुछ डाला जा सकता है, इसलिए इसका आयतन ज्ञात करना जरूरी होता है। अगर ऐसा आयतन अगर ज्ञात नहीं हो तो आजकल जो ये पेट्रोल के जो और डीजल के जो टैंकर आते हैं या टैंक आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है और ये दूध के कंटेनर आते हैं, उनके अंदर अगर इन मात्रा का आयतन का अगर पता नहीं लगाया जाए तो आधा दूध का तो या आधा मटेरियल का तो पता नहीं चलेगा कि रास्ते में कहाँ गायब हो गया। तो उस बात की अपने को जानकारी के लिए अपने को आयतन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना होता है। अब जरा आप देख रहे हैं कि ये जो बोतल है, इस बोतल के अंदर ऊपर का हिस्सा आधार जो कि वर्ताकार है और नीचे का जो आधार है वो भी वर्ताकार है, जिस पर ये बेलन टिकता है। अब इस आधार के अंदर ऊपर वाले आधार से लेकर के और नीचे वाले आधार के बीच की जो दूरी है वो दूरी आपकी क्या कहलाती है? इसकी ऊंचाई। इसकी क्या कहलाती है? इसकी ऊंचाई कहलाती है। तो ये जो आपका जो बेलन है वो केवल दो तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो उसके आधार जो कि वर्ताकार है। अब आप जानते हैं कि वृत्त के अंदर परिधि भी होती है, त्रिज्या भी होती है, व्यास भी होता है। तो इस प्रकार से तीनों चीजों के आधार पर अपने को पता करना है कि ये जो वृत्त है उस वृत्त का अपने को करना क्या है। वो तो सूत्र बताएगा, परिस्थिति बताएगी
सवाल बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और बात रही फिर इसकी ऊंचाई की, ये इसकी ऊंचाई इनका एक सबसे बड़ा मापक है जिसको अपने इस बेलन को अपन माप सकते हैं। बाकी ये जो आपका ऊपर का हिस्सा और जो नीचे का हिस्सा है वो केवल आधार है, और ये वर्ताकार आधार है, इनके आधार पर ये बिंदु क्या होता है, टिकता है। तो ये एक ठोस आकृति है। अब बेलन दो प्रकार का होता है, एक तो लंबवर्तीय बेलन और एक होता है तिरछा बेलन। एक होता है तिरछा बेलन। आपकी ये जो बोतल है, ये बोतल आपका लंबवर्तीय बेलन है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं तिनका डालूंगा तो बिल्कुल सीधा रहेगा। और जो लंबवर्तीय बेलन नहीं है उसका आधार और उसकी ऊंचाई थोड़ी झुकी हुई रहती है, थोड़ी झुकी हुई रहती है। जरा आपने देखा होगा वो सीमेंट का जो कंटेनर आता है जिसमें छत बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी हाईवे बनाने के काम आते हैं, वो लोरियां वो क्या करती है, सीमेंट का जो मटेरियल है उसको खुद ही मिक्स करती है और उसको ले जाकर के हाईवे पर जमाती है। जरा उस गाड़ी में गौर करना, उसका जो कंटेनर होता है गोलाकार बेलनाकार, वो बिल्कुल तिरछा रहता है, वो बिल्कुल तिरछा रहता है। अब वो जो बेलन है वो लंबवर्तीय बेलन नहीं है, वो एक तिरछा बेलन है। लेकिन हम अपने सिलेबस में केवल और केवल बात करेंगे, वो केवल लंबवर्तीय बेलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लंबवर्तीय बेलन की। तो आओ इन लंबवर्तीय बेलनों का वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आइए, अगर आपको बेलन का केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होगा आधार की परिधि जो कि वर्ताकार है, आधार की परिधि और गुणा उस बेलन की ऊंचाई, उस बेलन की ऊंचाई। तो केवल आधार की त्रिज्या, आधार की परिधि और उसकी ऊंचाई। अब उसका जो बेलन का जो आधार होता है वो बेलनाकार होता है, उस आधार जो होता है वो वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार। और ये जो वृत्त है उस वृत्त की परिधि, और आपने पिछली साल कक्षा 8 में वृत्त की परिधि देखी थी 2πr, 2πr। तो यहाँ पर लिखना है वृत्त की परिधि 2πr और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को h कहा जाता है, ऊंचाई को h कहा जाता है। तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh, 2πrh। और फिर बात रही बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr यानी आधार की परिधि, 2πr आधार की परिधि और गुणा h प्लस r यानी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या। r का मतलब यहाँ पर त्रिज्या, r का मतलब क्या होगा यहाँ पर, त्रिज्या। तो आपको इस बेलन की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या केंद्र के और इसके परिधि के बीच की जो रेखाखंड होता है वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और इसी त्रिज्या के आधार पर अपने को ये वाली त्रिज्या अपने को यहाँ पर रखनी है, आपका जो भी क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बात आपकी बात रही परिधि इसकी पाई के मान की, तो पाई का मान आप पहले पढ़ चुके हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान होता है 22/7। जब तक पाई का मान 22/7 कब रखना है और पाई का मान 3.14 भी होता है, तो आपको तो 3.14 भी कब रखना है ये भी अपने को पता होना चाहिए। पाई का मान 22/7 अगर बेलन की अगर ऊंचाई हो चाहे त्रिज्या हो, अगर 7 से कटने लायक है तो आप पाई का मान 22/7 रखें और बाकी आप पाई का मान 3.14 ले लें। लेकिन जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए या कुछ कहा नहीं जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है। और
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय। अब एक बात और, आकृति को पहचान करके भी आपको पता लगाना है कि इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आओ अपन इनके कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से इनका वक्र पृष्ठ का और इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। आओ एक उदाहरण लेते हैं। प्रश्नावली जो 13.2 है, उस 13.2 में केवल यही कहा गया है कि आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आइए, अच्छा एक बात मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभार परिस्थिति ऐसी भी आती है कि हम किसी आयताकार आकृति को हम मोड़ करके लंबाई की ओर से और या उसकी चौड़ाई की ओर से जब हम मोड़ करके उसको बेलन बना दें तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या होता है, ये भी अपने को ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक आयताकार कागज है। इस आयताकार कागज का आपको मोड़ करके इसको बेलन बनाना है। तो जरा आप गौर करें, यह आयत की ये तो इसकी लंबाई है और ये इसकी आपकी चौड़ाई कहलाती है। ये तो आपकी लंबाई है और यह आपकी इसकी चौड़ाई है। यदि मैं इस बेलन को, इस कागज को अगर मोड़ करके यदि मैं बेलन बना दूं, इसको मोड़ करके क्या बना दूं, मैं बेलन बना दूं, गोलाकार बेलनाकार में आकृति बना दूं। जरा आप देख रहे हैं ये बेलनाकार आकृति है। ये बेलनाकार आकृति बना दूं तो आपकी ये जो लंबाई थी वो लंबाई तो क्या बन गई, एक तरीके से गोल सा बन गया, यानी आधार की परिधि बन गई। उस बेलन की क्या बन गई, परिधि। और बाकी ये जो आपकी जो लंबाई थी, सॉरी चौड़ाई थी, वो चौड़ाई क्या बन गई, इसकी ऊंचाई बन गई। क्या बन गई इसकी, ये जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई क्या बन गई, ऊंचाई। और ये जो लंबाई थी वो लंबाई गोलाकार आकृति में परिवर्तित हो गई, तो वो आधार की परिधि बन गई, वो आधार की परिधि। ऐसे ही अगर मैं लंबाई की ओर, सॉरी चौड़ाई की ओर यदि उसको क्या करूं, इसको अगर मोड़ूं तो मोड़ने पर जो गोलाकार आकृति बनेगी, मोड़ने पर जो गोलाकार आकृति बनेगी, जब आप देख रहे हैं ये जो गोलाकार आकृति बनेगी, ये गोलाकार आकृति, ये इसकी जो चौड़ाई थी वो तो उसकी परिधि बन गई और जो इसकी लंबाई थी वो इसकी क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी आकृति को मोड़कर अगर बेलन बनाया जाता है तो उसके माप में कैसा परिवर्तन आता है। आओ प्रश्नावली 13.2 में एक सवाल करते हैं। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाला एक लंबवर्तीय बेलन है। तो लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है। लंबवर्तीय बेलन की आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई। तो देखो बेलन की आपको ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई दी आपको 14 सेंटीमीटर की, 14 सेंटीमीटर की। और क्या कहा कि और इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी जो क्षेत्रफल आता है वो वर्ग इकाई में आता है। जो क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है, वर्ग इकाई में आता है। तो वर्ग इकाई हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आओ इस बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई। और इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr(h). अब देखिए 2πr(h) और उसका क्षेत्रफल हमारे को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को ऊंचाई याद करनी है और बाकी 3 मान दे रखे, तो अपन क्या करेंगे, h बराबर 88/2πr, 2πr। अब जो मान अपने को दे रखे उनको भरो और बाकी को क्या कर दो, खाली छोड़ दो। देखिए h बराबर 88/2 इंटू पाई का मान 22/7। और प्रश्नावली के ऊपर पहले से ही आपको सूचना दे रखी है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है, जब तक कुछ भी ना कर, अन्यथा लिखा जाए।
यानी कि आपको 3.14 के बारे में जब तक कहा नहीं जाए तब तक पाई का मान पाई छोटा 7 ही रखना है। सही है, हल करो साहब इसको। पाई का मान पाई छोटा 7 रखूंगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा 7 और गुणा त्रिज्या। अच्छा ऊंचाई आपको दे रखी है तो त्रिज्या ज्ञात करनी है इसकी। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या भी नहीं, व्यास पूछा है। तो आपको ऊंचाई तो दे रखी है तो आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है? इसकी व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए मुझे त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो रेडियस बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 पाई h। तो r बराबर 88 सेंटीमीटर बटा 2 गुणा 22, ये 7 ऊपर चले जाएंगे और गुणा ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 14। 7 1 7 7 दूनी 14, 22 चौक 22 दूना 44 से 44 दूना 88। तो इन सबको गुणा करने पर 88 हो गया, सबको गुणा करने पर 88। अब 88 से 88 कटेंगे, एक बार कटेगा क्योंकि बराबर की संख्या में बराबर का भाग दिया जाता है तो 1 आता है हमेशा। कितना आता है? 1। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि माप सारी सेंटीमीटर में चल रही है तो इसकी त्रिज्या भी कितने में आएगी? सेंटीमीटर में। अब अपने को व्यास पूछा है तो व्यास जो होता है वो 2 × r यानी कि त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या हमारे पास में आ गई 1 सेंटीमीटर की। 1 से गुणा कर दो बराबर 2, तो 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात को, आप प्रश्न नंबर 2 और 3 आपको करना है, जो कि आपको ऑलरेडी आसान से जवाब है, इन्हीं सूत्रों की सहायता से आपको सॉल्व करना है। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको अपन कल बात करेंगे। तो आप पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न और आगे के अगर जो प्रश्न होने लायक है आप उनको करें, और जो नहीं है आप एक बार विशेष है कि जो प्रश्न नहीं है आप विद्यालय के जैसे भी आपके पास भी सूचना उपलब्ध है विद्यालय तक उन सूचनाओं को आप पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि आपको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करके और आप तक पहुँच सके। तो आप जरूर, आपकी कोई समस्या है आप पूछें। ये जब तक कि आपका कोरोना काल है, ये कब तक समाप्त होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते, लेकिन जब तक ऐसा अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से और अध्यापकों की तरफ से जितनी हो सकती है वहाँ तक हम आप तक अपनी आपकी समस्याओं के समाधान को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।